हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज से 10 क्वेश्चन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, इसरो के जो चंद्रयान 2 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका, यह एक पूर्ण रूप से स्वदेशी मिशन है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर शामिल हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है आपका, मिट्टी और चट्टानी अवसादों के नमूना संग्रह की योजना भी इस मिशन में है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? तो इसमें जो आंसर है वो है आपका पहला और दूसरा सही है, और बाकी का जो तीसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही नहीं है। इसमें मिट्टी और जो चट्टानी अवसाद के नमूने संग्रहण करने जैसी चीज़ नहीं होंगी, और लेकिन यह पूर्णतः स्वदेशी मिशन होगा, और ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर इसमें शामिल होंगे। और ये चीज़ें होती क्या हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए, मान लीजिए ये मून है आपका, ठीक, और ये क्या करेगा, ऑर्बिटर उसे कहते हैं जो इसके चारों ओर चक्कर लगाए उपग्रह है, यानी कृत्रिम उपग्रह जो भेजेंगे हम सैटेलाइट, वो चारों तरफ इसके चक्कर लगाएगा मून के, तो उसे कहते हैं ऑर्बिटर। और लैंडर उसे कहते हैं जो यहाँ पर उतरेगा, यानी चलेगा नहीं, केवल उतर जाएगा और वहाँ की पिक्चर वगैरह लेगा वहीं एक ही स्थान से। और रोवर उसे कहते हैं रोबोट के रूप में जो कार्य करता है, यानी चलता है चंद्रमा की सतह पर। तो ये तीनों चीज़ें भेजी जाएंगी, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए इसे। निम्नलिखित में से कौन से देश दक्षिण चीन सागर में स्थित 9 डैश लाइन की सीमा बनाते हैं? तो आपको बताना है वियतनाम, जापान और फिलीपींस। तो आपको पता होगा वियतनाम और फिलीपींस जो है बनाता है 9 डैश लाइन की सीमा, और जापान जो है ऊपर है तो वो नहीं बनाता। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाता है अपने आप में। इसे अच्छे से देख लें और मैप पर आप देख लें। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के संविधान में निहित मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपका, यह अंगीकृत करने के बाद से संविधान के भाग में है। तो आपको पता होगा ये बाद में जोड़े गए थे मूल कर्तव्य जो है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित नहीं है, ये आपके सोवियत संघ से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। और तीसरा स्टेटमेंट है आपका, यह नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए है। तो आपको पता होगा ये केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। तो स्टेटमेंट इसमें से कौन सा सही हो जाता है? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपका, इस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालयों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, इस अधिनियम के तहत निजी कॉलेजों पर विश्वविद्यालय के नियंत्रण में वृद्धि हुई है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, यह अधिनियम लॉर्ड कर्जन की कार्यावधि के दौरान पारित किया गया था। तो इसमें से जो स्टेटमेंट सही हैं वो आपके 2 और 3 सही हैं, और पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, स्वायत्तता प्रदान नहीं करी गई है, और दूसरा और तीसरा सही है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। विनिमय दर के संदर्भ में डर्टी फ्लोटिंग से निम्नलिखित में से क्या आशय है? डर्टी फ्लोटिंग एक्चुअल में कहते किसे हैं? तो विनिमय दर का निर्धारण पूरी तरह से बाजार शक्तियों के आधार पर करना। दूसरा है ऑप्शन है आपका, किसी देश की विनिमय दर में नकली नोटों की आपूर्ति करना। तीसरा स्टेटमेंट है, घरेलू मुद्रा को स्थिरता प्रदान करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा देश के विदेशी मुद्रा भंडार से विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय करना। तो यही सही है इसका, अच्छे से आप देख लें। डर्टी फ्लोटिंग जो नाम देता है वो इसी को दिया गया है, यानी केंद्रीय बैंक क्या करती है, विदेशी मुद्रा भंडार से क्या करती है, विदेशी मुद्राओं का क्रय और विक्रय करती है। तो ये होता है डर्टी फ्लोटिंग। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक कारक अंग्रेजों द्वारा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में एक संपन्न बागवानी कृषि का विकास करने में सहायक थे? तो पहला स्टेटमेंट है, मंद जो ढाल है पूर्वी हिमालयी क्षेत्र की, और दूसरा है आपका गहन मृदा आवरण है वहाँ पर। तीसरा है मृदु शीत ऋतु है,
चौथा है आपका वर्षा का उचित वितरण है, और 5वां है आपका निम्न आर्द्रता है वहाँ पर। तो इनमें से जो सही हैं वो आपके कौन-कौन से सही हैं? आर्द्रता नहीं है वहाँ पर। आर्द्रता मतलब ज़्यादा है, सॉरी, निम्न आर्द्रता नहीं है। तो 5वां गलत है, बाकी के ये 4 सही हैं। तो स्टेटमेंट हो जाता है 1, 2, 3, 4। थोड़ा-सा पूर्वी हिमालयी क्षेत्र के बारे में दिया गया है एक तरह से ये विशेषताएँ, तो आपको जानना थोड़ा-सा ज़रूरी है। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, एक ही पॉइंट से पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है, तो इस पे आप थोड़ा-सा ध्यान रखें। ई सिगरेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ई सिगरेट हमेशा न्यूज़पेपर में आता रहता है, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है, यह एक बैटरी ऑपरेटिव डिवाइस है तथा इसमें निकोटिन पदार्थ नहीं पाया जाता। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, भारत में इसकी बिक्री का विनिमय सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो दोनों ही गलत हैं। इसमें जो है निकोटिन तो पाया जाता है, ये निकोटिन पाया जाता है, ध्यान में रखना है इसमें ई सिगरेट में, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ई सिगरेट में निकोटिन नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें पाया जाता है। और इसका जो विनिमय है वो सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अधिनियम के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको, इनमें से कोई नहीं आंसर है। देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द कंगायम, इम्पोर्टेंट है, इसे रट लें बिल्कुल। कंगायम किसे संदर्भित करता है? तो इसका जो आंसर है वो पहला ही है। बैलों की एक नस्ल है ये, जिसे जलीकट्टू के लिए पाला जाता है। जलीकट्टू आपको पता है तमिलनाडु का एक सांडों का खेल था, जिसके ऊपर काफ़ी विवाद रहा था। आपको बिल्कुल इस क्लियरिटी पता है सारी चीज़ें, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जो सांड को जो पाला जाता है उसको बोला जाता है कंगायम। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक आर्थिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा मृतक की समाधि में शव के साथ मिट्टी के बर्तन और आभूषण इस विश्वास के साथ रखा जाता था कि इसका इस्तेमाल मृत्यु के बाद व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, हड़प्पा सभ्यता में नगर, दुर्ग और निचले शहर में उपस्थित एक पदानुक्रमित समाज की ओर संकेत करता है। तीसरा स्टेटमेंट है, शेष विश्व से व्यापार का कोई प्रमाण नहीं मिलता जो यह दर्शाता है कि हड़प्पा के शहर आत्मनिर्भर थे। तो आपका जो आंसर है वो 1 और 2 है। और तीसरा जो आपको पता होगा कि व्यापारिक प्रमाण तो मिले ही मिले हैं, तो अपने आप में ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इससे ये वाला भी कट हो गया, ये वाला भी कट गया और ये वाला भी कट गया, बच गया 1, 2। तो ये आंसर आपका हो जाता है। इन्हें आप अच्छे से देख लें, विशेषताएं हैं ये सामाजिक आर्थिक इतिहास की हड़प्पा काल की। विस्तृत जनसंख्या वितरण, परास वाली जो प्रजातियां कभी-कभी एक पर्यावास के लिए आनुवंशिक रूप से अनुकूलित स्थानीय जनसंख्या का विकास कर लेती हैं। इस स्टेटमेंट को आप बार-बार सुन लें ध्यान से। इस स्थानीय रूप से अनुकूलित जनसंख्या को निम्न में से क्या नाम दिया गया है, या क्या कहा जाता है इसे? इकोटोन, पारिस्थितिकी निकेत, कोर प्रजातियां या इको टाइप्स। तो इसे बोला जाता है इको टाइप्स। एक बार पढ़ देता हूं मैं दोबारा से। विस्तृत जनसंख्या वितरण, परास वाली प्रजातियां कभी-कभी एक पर्यावास के लिए आनुवंशिक रूप से अनुकूलित स्थानीय जनसंख्या का विकास कर लेती हैं। यानी कि होती तो बाहर की हैं, लेकिन वो स्थानीय एक तरह से घुल मिल जाती हैं, उन जैसी ही हो जाती हैं पर्यावास में, तो उन्हें कहते हैं हम इको टाइप्स। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और बाकी के जैसे भी ये क्वेश्चन हैं 10, इनको आप अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें इन्हें, और बाकी के पुराने वीडियो भी आप ध्यान से रख लें, क्योंकि आईएएस के एग्जाम में लगभग आपके बहुत ही क्वेश्चन इसमें से फंसने वाले हैं। ये क्योंकि विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज आप जानते हैं, ज़्यादातर आपने सुना होगा क्या पढ़ना चाहिए, विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, तो उसी को मैं आपके सामने रखता हूँ इसे। तो इसी की वजह से जिन्हें रेगुलर वीडियो प्राप्त करने हैं यानी लेने हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है वो, आप जानते हैं जैसा। और जो नहीं जानते हैं समझ लें इस चीज़ को, नए होंगे यूट्यूब पे हो सकता है, उस वजह से मैं आपको बता देता हूँ। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो को, क्योंकि लाइक